नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ममता कालिया द्वारा रचित कहानी बोलने वाली औरत। ये झाड़ू सीधी किसने खड़ी की? बीजी ने त्योरियां चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह का भी झाड़ू मत रखना फिर से। वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती है। मैंने नहीं रखी, मीना ने ऐठ कर जवाब दिया। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दरिद्र आता है, कर्जा बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। जाने कौन गाँव की है तू रे? माँ के घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई है। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है और तू झाड़ू खड़ी करके रख दी, यही सीख है तेरी? मेरा ख्याल है झाड़ू गुसल खाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्दर आ सकता है। तीलियां गल जाती है, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। देख, आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर कभी अगर झाड़ू ऐसी मिली तो समझ लेना। इस बात में कोई तुक तो है नहीं बीजी, झाड़ू कैसी भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका। लाख बार कहा था कि इस कुदेसिन से ब्याह ना कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती हैं, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता था। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खौल गया। इसे तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, उन्होंने मीरा से कहा। बीजी चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीट करके बैठी रही। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो भड़क गई। वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है और तू चाय पिला पिला कर मुझे मार डालना चाहती है क्या? शिखा ने और बहस स्थगित किया और चाय का गिलास लेकर कमरे में चली गई। शिखा का शौहर कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों से भिन्न था। आमतौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात यह थी कि वह उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीपशिखा था, लेकिन कोई अगर नाम पूछता तो मैं जो नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ, वह कहती। अग्निशिखा की तरह वह हमेशा प्रज्वलित रहती। किसी कभी बात पर, कभी कभी किसी से सवाल पर, तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्तृता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा वह शिखा को पाकर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के बाद एक सादे समारोह में वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे यह नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग अलग संसार हैं। एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती हैं। हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह का समरसता रहती हैं। हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा जिसमें आपको फिट होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में भी एक रास्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती सामने वाले घर की रीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्रायः उसका अंदाज ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों के स्टाइल का भी था। पर दुख की बात यही थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की चिंता नहीं थी। वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के साथ घरों में छोड़ दी जाती, अपना तमाम दिनचर्या करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ते, नाज, नखरे, नोक पलक संवारना। चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटती। दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना। यही थी विवाहित औरतों की दिनचर्या। कपिल के घर आते ही बीजी ने उसके सामने शिकायत दर्ज कर दी। अरे बाबा, तेरी बीवी तो बड़ी अपने को चतुर समझती है, अपने आगे किसी के चलने नहीं देती, खड़ी खड़ी जवाब टिकाती है। कपिल को गुस्सा आया। शिखा को एक अच्छी पत्नी की तरह चुप रहना चाहिए।
खास तौर पर माँ के आगे। इसने घर को कॉलेज का डिबेटिंग मंच समझ रखा है और माँ को प्रतिपक्ष का वक्ता। उसने कहा, मैं समझा दूंगा, आगे से बहस नहीं करेगी। उल्टी खोपड़ी की है बिल्कुल, वह समझ नहीं सकती। माँ ने मुंह बिचकाया। रात में उसने कमरे से में शिखा से कहा, तुम माँ से उलझती क्यों रहती हो सारा दिन? इस बात का विलोम भी उतना ही सच है, शिखा ने कहा। हर विलोम अनुलोम से बात नहीं कर रहा है, एक संबंध है जिसकी इज्जत तुम्हें करनी पड़ेगी। गलत बातों को भी माँ कोई गलत बात नहीं कहती। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कपिल तैश में आ गया। तुम्हें माँ को इम्परफेक्ट कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमेशा ज्यादा बोल जाती हो और गलत भी। तुम मेरी आवाज बंद करना चाहते हो? मैं एक शांत और सुरुचिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। शिखा अंदर तक जल गई इस उत्तर में, क्योंकि यह उत्तर हजार नए प्रश्नों को जन्म दे रहा था। उसने प्रश्नों को होठों के क्लिप में दबाया और सोचा, अब वह बिल्कुल नहीं बोलेगी, यहाँ तक कि ये सब उसकी आवाज को तरस जाएंगे। लेकिन यह निश्चय उससे निभ ना पाता। बहुत जल्द कोई न कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता कि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती और एक बार फिर बदतमीज और बदजुबान कहलाई जाती। तब शिखा बेहद तनाव में आ जाती। उसे लगता घर में उससे जैसे टॉयलेट होता है, ऐसे एक टॉयलेट भी होना चाहिए जहाँ खड़े होकर वह अपना गुबार निकाल ले, जंजीर खींचकर बातें बहा दे और एक सभ्य शांत मुद्रा में बाहर आ जाए। उसे यह भी बड़ा अजीब लगता कि वह लगातार ऐसे लोगों से मुखातिब है जिन्हें इसके इस भारी भरकम शब्दकोश की जरूरत ही नहीं है। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ 2 शब्द की दरकार थी, जी और हाँ जी। कल छोले बनेंगे, जी छोले बनेंगे। पजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए, हाँ जी पजामों के नाड़े बदले जाने चाहिए। उसने अपने जैसी कई स्त्रियों से बातें करके देखा। सब में अपने घर बार के लिए बेहद संतोष और गर्व था। हमारे ये तो ऐसे हैं, हमारे ये तो वैसे हैं, इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे बच्चे तो बिल्कुल लव और कुश की जोड़ी हैं। हमारा बेटा तो पढ़ने में इतना तेज है कि पूछो मत। शिखा को लगता उसी में शायद कोई कमी है जो वह इस तरह संतोष से लबालब भरकर मेरा परिवार महान के राग नहीं अलाप सकती। रात को बिस्तर में पड़े पड़े वह देर तक सोती नहीं, सोचती रहती कि उसकी नियति क्या है। ना जाने कब कैसे एक फुल टाइम गृहिणी बनती गई, जबकि उसने जिंदगी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखी थी। कितना अजीब होता है कि 2 लोग बिल्कुल अनोखे अकेले अंदाज में इसलिए नजदीक आए कि वे एक दूसरे की मौलिकता की कदर करते हो, महज इसलिए टकराए क्योंकि जब उन्हें मौलिकता बर्दाश्त नहीं। दरअसल वे दोनों अपने अपने खलनायक के हाथों मार खा रहे हैं। वह खलनायक था रूटीन जीवन की खूबसूरती को दीमक की तरह चाट रहा था। कपिल चाहता था कि शिखा एक अनुकूल पत्नी की तरह रूटीन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे अपने मौलिक सोच विचार के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। शिखा की भी यही उम्मीद थी कि उनकी जिंदगी का रूटीन या ढर्रा उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह कॉल बिल की पहली कर्कश ध्वनि के साथ जग जाता और रात 12 बजे के टन टन घंटे के साथ सोता। बीजी घर में इस रूटीन की चौकीदार तैनात थी। घर की दिनचर्या में जरा सा भी देर सवेर उन्हें बर्दाश्त नहीं था। शिखा जैसे तैसे रोज के काम निपटाती और जब समस्त घर सो जाता, हाथ मुंह धो कपड़े बदलकर एक बार फिर अपना दिन शुरू करने की कोशिश करती। उसे सोने में काफी देर हो जाती और अगली सुबह उठने में भी। उसके सभी आगामी काम थोड़े पिछड़ जाते। बीजी को हिदायतनामा शुरू हो जाता, ये आधी आधी रात तक बत्ती जलाकर पता नहीं क्या करती रहती है, ऐसे कहीं घर चलता है। ससुर का वही पुराना मुहावरा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वगैरह वगैरह। हिदायतें सही होती पर शिखा को बुरी लगती। वह बेमन से झाड़ू झाड़न पोछे का रोजनुमा काम हाथ में उठा लेती, जबकि उसका दिमाग किताब कागज और कलम की मांग करता रहता। कभी कभी छुट्टी के दिन कपिल घर के कामों में उसकी मदद करता तो बीजी उसे टोक देती, अरे ये औरतों वाले काम करता तू अच्छा लगता है क्या? तू तो बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। घर में एक सहज और सघन संबंध को लगातार ठोक पीट कर यांत्रिक बनाया जा रहा था। एकांत में जो भी तन्मयता पति पत्नी के बीच जन्म लेती, दिन के उजाले में उसकी गर्दन मरोड़ दी जाती। बीजी को संतोष था कि वे परिवार के संचालन बढ़िया तरीके से कर रही हैं। वे बेटे से कहती, फिक्र मत कर, थोड़े दिनों में इसे एन पटरी पर ले आऊंगी। पटरी पर शिखा तब भी नहीं आई जब 2 बच्चों की माँ हो गई। बस इतना भर हुआ कि उसने अपने सभी सवालों का रुख अन्य लोगों से हटाकर कपिल और बच्चों की ओर तरफ कर लिया।
बच्चे अभी कई सवालों का जवाब देने लायक समझदार नहीं हुए थे, बल्कि लाड़ प्यार में दोनों के अंदर एक तुनक मिजाजी आ बैठी थी। स्कूल से आकर वे दिन भर वीडियो देखते, गाने सुनते, आपस में मारपीट करते और जैसे तैसे अपना होमवर्क पार लगाकर सो जाते। कपिल अपने व्यवसाय से बचा हुआ समय अखबार, पत्रिकाओं और दोस्तों में बिताता। अकेली शिखा घर की कारा में कैद घटनाहीन दिन बिताती रहती। जब वह जीवन के पिछले 10 सालों और अगले 20 सालों पर नजर डालती और घबरा जाती। क्या उसे वापस अग्निशिखा की बजाय दीपशिखा बनकर ही रहना होगा? मध्यम मधुर मधुर जलना होगा। वह क्या करे अगर उसके अंदर तेल की जगह लावा भरा है? उसे रोज लगता कि उन्हें अपना जीवन नए सिरों से शुरू कर देना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने कपिल से कहा, क्यों ना कम हम 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चले? कहाँ? कहीं भी, जैसे जयपुर या आगरा। वहाँ हमें कौन जानता है, फिजूल से एक नई जगह जाकर फंसना। वहाँ देखने को बहुत कुछ है। हम घूमेंगे, कुछ नई और नायाब चीज़ें खरीदेंगे, देखना एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी सब बातें, ये सब चीज़ें यहाँ भी मिलती हैं। सारी दुनिया का दर्शन टीवी पर हो ही जाता है, तो वहाँ जाने का क्या तुक है? पर तुक के सारे हम कब तक दिन बिताएंगे? शिखा ने कहा। बच्चों ने इस बात को मजाक बना लिया। कल को तुम कहोगी अंडमान चलो घूमने, तो क्या इसका मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पड़े पड़े एक दिन दरख्त बन जाएंगे? शिखा बोली। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मुझे लगता है तुम्हारे हार्मोन बदल रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे भी हार्मोन बदल रहे हैं, गुस्से में शिखा ने कहा। तुम्हारे अंदर बराबरी का बोलना एक रोग बनता जा रहा है। इन उल जलूल बातों में क्या रखा है? शिखा याद करती कि वे प्यार के दिन, जब उसकी कोई बात बेतुकी नहीं थी। एक इंसान को प्रेमी की तरह जानना और पति की तरह पाना कितना अलग था। जिसे उसने निराला समझा वही कितना औसत निकला। वह नहीं चाहती जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। वह नहीं चाहता था जीवन के ढर्रे में कोई नयापन या प्रयोग। उसे एक परंपरा चाहिए, जी हजूरी की। उसे एक गांधारी चाहिए जो जानबूझकर ना सिर्फ अंधी हो बल्कि गूंगी और बहरी भी। बच्चों ने दादी तक बात पहुंचा दी। बीजी एकदम भड़क गई। अपना काम धंधा छोड़कर काका जयपुर जाएगा? क्यों? बीवी को सैर कराने? एक हम थे, कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा। गुस्से में शिखा से नहीं रहा गया और उसने बोला, और अब जो आप तीरथ के बहाने घूमने जाती हैं, सो तीरथ? तीरथ को तू घूमना कहती है? कितनी खराब जुबान उपाई है तूने। कैसे गुजारा होगा तेरी गृहस्थी का? काश गोदरेज कंपनी का कोई ताला होता तो मुंह पर लगाने वाला, तो ये लोग उसे मेरे मुंह पर जड़कर चाबी सेफ में डाल देते। शिखा ने सोचा, सच ऐसे कब तक चलेगा जीवन? बच्चे तो शहजादों की तरह बर्ताव करते। नाश्ता करने के बाद झूठी प्लेटें कमरे में पड़ी रहती मेज पर। शिखा चिल्लाती, यहाँ कोई रूम सर्विस नहीं है चल रही है, जाओ अपने झूठे बर्तन रसोई में रख कर आओ। नहीं रखेंगे, क्या कर लोगी? बड़ा बेटा हिमाकत से कहता। ना चाहते हुए भी शिखा उसे मार बैठी। एक दिन बेटे ने पलट कर उसे मार दिया। हल्के हाथ से नहीं, भरपूर घुसा मुंह पर। होठ के अंदर एक तरफ का मांस बिल्कुल चिथड़ा हो गया। शिखा सन रह गई। ना केवल उसके शब्द बंद हो गए, जबड़ा भी जाम हो गया। बर्तन बेटे ने फिर भी नहीं उठाए। वे दोपहर तक कमरे में पड़े रहे। घर भर में किसी ने बेटे को गलत नहीं कहा। बीजी एक दर्शक की तरह वारदात देखती रही। उन्होंने कहा, हमेशा गलत बात बोलती है, इसी से दूसरों का खून खौलता है। शुरू में जैसी तूने ट्रेनिंग दी है वैसा ही बन गया। अरे ये बातें तो बचपन में सिखाने वाली होती है। फिर तू बर्तन उठा देती तो क्या घिस जाती? उन्हीं के शब्द शिखा के मुंह से निकल गए। अगर ये रख देता तो इसका क्या घिस जाता? बदतमीज कहीं की, बड़ों से बात करने की अकल नहीं है। बीजी ने शिखा को ही डांटा। ससुर ने सारी घटना सुनकर वही जुमला मुहावरा टिका दिया, एज यू सो शैल यू रिप। कपिल ने कहा, पहले सिर्फ मुझे सताती थी, अब बच्चे भी तुम्हारा शिकार हो रहे हैं। क्या कहती शिखा? शिकार तो मैं हूं, तुम सब शिकारी हो, शिखा कहना चाहती थी, पर जबड़ा एकदम जाम था। होठ अब तक सूज गया था। शिखा ने पाया परिवार में परिवार की शर्तों पर रहते रहते न सिर्फ वह अपनी शक्ल खो बैठी है, वरन अभिव्यक्ति भी। उसे लगा वह ठूस ले अपने मुंह में कपड़ा या सी डाले इस लोहे के तार से। उसके शरीर से कहीं कोई आवाज ना निकले, बस उसके हाथ पैर परिवार के काम आते रहे। ना निकले इस वक्त मुंह से बोल, लेकिन शब्द उसके अंदर खलबलाते रहेंगे। घर के लोग उसके समस्त रंध्र बंद कर दें, फिर भी ये शब्द अंदर पड़े रहेंगे, खौलते और खदकते। जब मृत्यु के बाद उसकी चीर फाड़ होगी तो ये शब्द निकल भागेंगे शरीर से, जीती जागती इबारत बन जाएंगे।
उसके फेफड़ों से, गले की नली से अंतड़ियां चिकते हुए शब्द बाहर आकर तीखे, नोकीले, कुटीले, जहरीले, असहमति के अग्रखल बनकर छा जाएंगे घर भर में। अगर वह इन्हें लिख दे तो एक बहुत तेज एसिड का आविष्कार हो जाए। फिलहाल उसका मुंह सूजा हुआ है, पर मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। ये शब्द उसकी लड़ाई है, जो लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो यह कहानी थी बोलने वाली औरत, जिसकी लेखिका है ममता कालिया।